नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको करंट मैं पढ़ाऊँगा, तो आज से पहली क्लास है जो कि हम शुरू करेंगे। और हम ये ईद दृष्टि जो कि घटना चक्र की आती है, इसको पहले कंप्लीट करेंगे और इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और आप करंट को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बताइएगा कि कैसा मैंने पढ़ाया, आगे भी ऐसे ही चलें कि इसमें कुछ सुधार किया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि पहला जो है पहला है एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव, तो पहले आपके मन में आ रहा होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है आखिर में। तो एक राष्ट्र एक चुनाव आपको जानना चाहिए कि भारत में जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत में एक देश में एक ही चुनाव होता था। उसका कारण क्या था कि उसका कारण था कि जब देश आज़ाद हुआ तो केवल एक कांग्रेस पार्टी और ये कम्युनिस्ट पार्टियां ही थीं। एक दो चार पार्टियां थी, तो कांग्रेस का वर्चस्व पूरे देश में था। उसी की सरकार अधिकतम राज्यों और केंद्र में होती थी। तो क्या हुआ कि एक पैरेलल में चुनाव चलते रहे क्योंकि जब एक साथ चुनाव हो रहे थे तो कोई अन्य सरकार बनी नहीं, तो इसलिए कभी उसका मतलब कभी वो क्रम टूटा नहीं। लेकिन 1967 में क्या हुआ कि कांग्रेस सरकार को झटका लगा और कांग्रेस सरकार के कई राज्यों में सरकारें गिर गई और अन्य पार्टियों की सरकारें बन गई। इससे पहले हालांकि 1957 में केरल में एक सरकार बनी थी, कम्युनिस्ट की सरकार, नंबूदिरी उसके मुख्यमंत्री थे। लेकिन केवल एक ही राज्य ऐसा था, केरल। लेकिन 1967 में क्या हुआ कि कई राज्यों में ऐसा हुआ कि कांग्रेस की सरकारें गिर गई और अन्य पार्टियों की सरकारें बन गई। अब क्या हुआ, जब वहाँ से क्रम क्या हुआ, टूट गया। अब टूट गया तो देश में केंद्र के अलग चुनाव होने लगे, अलग अलग राज्यों के अलग अलग चुनाव होने लगे। तो उसी को ध्यान में रख करके वर्तमान सरकार ने इन सब चीज़ों को देखते हुए कि चुनावी माहौल को कैसे बदला जाए, क्योंकि पूरा देश देखिए हमेशा चुनाव में ही लगा रहता है। चुनावी माहौल को एक समय लाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो आप जैसा कि जाना कि इन्होंने क्यों किया, ये हम लोगों ने जान लिया। आइए बात करते हैं इसमें क्या प्रमुख तथ्य हैं। प्रमुख तथ्य ये हैं कि इस सरकार ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिली क्यों। तो इसके लिए कोई एक, जैसे कि आप अगर संविधान पढ़ते होंगे तो कोई न कोई समिति गठित की जाती है हर चीज़ के लिए। जैसे नई शिक्षा नीति लाने के लिए कस्तूरी रंगन समिति गठित की गई। तो ऐसे ही इसके लिए रामनाथ कोविंद जो हैं पूर्व राष्ट्रपति हमारे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उसको बताया गया था कि आप ये सर्वे करके बताइए कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव कराया जा सकता है, कराया जाए तो कैसे कराया जाए, या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या इसके लाभ हैं, ये सारी चीज़ें इस पे रामनाथ कोविंद की मतलब समिति गठित की गई। उस समिति ने ये सरकार को प्रस्ताव भेजा और सरकार ने उसको मंजूर कर दिया। वही है एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। और भारत के विधि आयोग ने भी, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा है कि भारत के विधि आयोग ने भी निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष बिना उपयुक्त समय के निर्वाचन के चक्र का अंत किए जाने की सिफारिश की थी। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो चलिए, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, फिर अब देखते हैं कि कब मंजूर किया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर को इसको मंजूरी दे दी। और जो ये रामनाथ कोविंद की मतलब अध्यक्षता में समिति थी, इसने 14 मार्च को सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपा था। इस प्रस्ताव में क्या मतलब, इस समिति ने कुछ प्रस्ताव दिए होंगे। इस समिति के प्रस्ताव में कहा गया कि 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। अब 2 चरण, आपको लग रहा हो कि एक देश एक चुनाव है फिर 2 चरण की बात, तो यहाँ मेरे मित्रों बात हो रही है कि पहले चरण में जो है वो लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित कराए जाएँ। और द्वितीय चरण में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण है, अर्थात कि केंद्र में, राज्य में और पंचायती मतलब लोकल स्तर पे, जिसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं, जिसके जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है और गांधी जी इसके बहुत ही पक्षधर थे, जो कि हमारे संविधान के डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 में दिया गया है। उसके तहत ही कि जो दूसरा चरण होगा 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव भी आयोजित किए जाएं। समझ गए आप लोग। अब आप लोगों ने जाना।
और इसमें इन्होंने कहा कि 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है। अब जाहिर सी बात है, एक देश एक चुनाव होगा, तो आप जैसा कि जानते हैं कि संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके तहत विधानसभा और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के लिए अनुच्छेद में दिया गया है। तो अब उनमें बदलाव करना होगा ना, तो उसी के तहत इन्होंने कहा कि साथ साथ निर्वाचन के पहले चरण की अभिव्यक्ति के लिए अनुच्छेद 83 अर्थात जिसमें संसद के सदनों की अवधि दी गई है, और वैसे ही अनुच्छेद 172 जिसमें राज्य विधानमंडलों की अवधि दी गई है, संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82 क को अंतःस्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाएगा। समझ गए आप लोग? तो चलते हैं हम लोग। उसके बाद इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। मतलब ये संशोधन संवैधानिक तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। वैसे तो नियमतः संविधान में 2 प्रकार के संशोधन दिए गए, लेकिन परिपाटी में 3 प्रकार का बन चुका है। पहला है कि एक जो सामान्य बहुमत से होता है संशोधन, ये परिपाटी वाला है। वैसे तो संविधान में 2 प्रकार के हैं, एक है कि बहुमत के द्वारा संशोधन, दूसरा है कि बहुमत के साथ आधे राज्यों के समर्थन के साथ संशोधन। वो वाले संशोधन होते हैं जिसमें राज्यों के कार्यपालिका, राज्यों की विधायिका, इन सब पे प्रभाव पड़ता हो। वैसे संशोधनों को करने के लिए तो राज्यों का भी समर्थन चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा था जीएसटी संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अब आगे क्या है, एक मिनट, चलिए अब हम लोग देखते हैं। जैसा कि देख लिया आप लोगों ने, इन्होंने बताया कि दो चरणों में होंगे। पहला चरण होगा विधानसभा और लोकसभा का, दूसरा चरण होगा 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय का। 2 संशोधन करने होंगे, एक है 83 संसद के सदनों की अवधि में, एक है 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि में। इसमें 82 को अंतःस्थापित किया जाएगा। अब आते हैं, ठीक है, कि भीतर संवैधानिक संशोधन किए जाएंगे। उस संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा 368 के तहत। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि आइए इसी बारे में हम लोग जान जाते हैं संशोधन कैसे होते हैं। जैसे जो सामान्य बहुमत से संशोधन होता है, उसमें जैसे मान लीजिए आपके कि राज्य के नाम का परिवर्तन हो, नए राज्यों का निर्माण हो, मतलब वेतन वृद्धि हो, ये सब संशोधन जो होते हैं सामान्य बहुमत से होते हैं। मतलब कि जो सदन में उपस्थित व्यक्ति हैं उन्हीं का बहुमत हो तो सामान्य संशोधन कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि जो राज्यों के संशोधन, तो उसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हो, उसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर के हो। जहाँ पर राज्य कार्यपालिका प्रभावित होगी या राज्य प्रभावित होंगे, वहाँ संशोधन बहुमत से होगा और राज्यों के समर्थन से ही होगा। ये बात याद रखिए आप लोग। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। इसमें प्रथम शर्त के अनुसार दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है, जिसमें वो कहा गया है कि 83 और 172 में संशोधन किया जाएगा। द्वितीय चरण के प्रस्ताव यानी स्थानीय निकायों के चुनाव केंद्र एवं राज्यों के चुनाव के 100 दिनों के अंदर कराने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर भेजने से पूर्व आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन कराना होगा। देखा ना आपने, 2 प्रकार के संशोधनों की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, तो कभी कभी क्या करता है कि आयोग जो है कि समिति के सदस्यों को पूछ लेता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि सरकारी आयोग के जो 2 सदस्य थे, बीस शिवरमन, और उनके बारे में पूछ लिया था कि इस समिति का कौन सदस्य नहीं था। तो ऐसे ही यहाँ पूछा जा सकता है कि इस समिति में कौन कौन सदस्य था या नहीं था। तो पहले तो गठित कब हुई, 2 सितंबर 2023 को। 8 सदस्य थे। अध्यक्ष राष्ट्रपति कोविंद थे। 1 सदस्य थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, आप जैसा कि पॉलिटी किताब पढ़ते होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रखते रहते हैं हम लोगों की बात, संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल, इतने लोग इस समिति के सदस्य थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे न्यूज़ पर।
और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ आप लोग कुछ और चीज़ें देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है। तो अब क्या करना है आपको कि जब एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है तो आपको अब यहाँ ये देख लेना है कि किन किन राज्यों में कितनी लोकसभा की और कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। जैसे कि जब आप ये देख लेंगे ना तो आपको यही चीज़ें याद हो जाएंगी। तो जैसे कि अब आप एक मैप बनाइए, जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे आपने किया और ऐसे भारत का मैप बनाया। तो आपको जैसे केरल है, यहाँ तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ऐसे ऐसे करते हुए आप लिखते जाइए कि कौन सी सीट कहाँ पे कितनी सीटें हैं। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। आप कहेंगे तो करंट से रिलेटेड, देखिए करंट के साथ स्टैटिक्स पढ़ाया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं क्या करूँगा कि इस करंट से रिलेटेड जो थोड़ी स्टैटिक्स पोर्शन होंगे, खास के पॉलिटी और ज्योग्राफी के, उसको आपके लिए अलग से एक वीडियो रोज़ बनाया करूँगा, ताकि उसमें क्या हो 20-25 मिनट का वीडियो होगा जो कुछ स्टैटिक्स पोर्शन होंगे आपके कवर हो जाएंगे। आप विश्वास करिए कि वह स्टैटिक्स पोर्शन जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उससे आपके कम से कम 25-30 प्रश्न फंसेंगे। आप भरोसा करिए। नहीं फंसेगा तब आप कहना करिए सर आप तो कहते थे कि प्रश्न फंसेगा। बिल्कुल फंसेगा, ये मेरा अनुभव है और फंसेगा, आप भरोसा करिए। चलिए तो हम लोग चलते हैं।